स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मुगल्स जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ चुके थे 16 सेंचुरी में, तो उनके मुगल स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग थी उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो हमें बहुत सारे अलग राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के भी कुछ स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी एक इंडिजिनस फोक स्टाइल जो था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड था। तो एकदम ऐसा नहीं कि मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग ने टेक ओवर कर दिया, हमारे इंडियन स्टाइल जो है वो भी फ्लरिश होते रहे और कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे कि वो रेजिस्ट होते रहे, मुगल्स का इन्फ्लुएंस आर्ट वर्क में ना आने लगे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट सेट्स जो कि पाली में पेंट करे गए थे वो है रागमाला सेट, जो कि आर्टिस्ट वीर जी ने पेंट करे थे 1623 में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का पूरा के पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विथ चैप्टर नंबर 2 जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग तक पूरा डिस्कस कर लिया था चैप्टर। सो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर कि वीडियोज़ डीमिस्टिफाई। एक बहुत ही प्रोडक्टिव पीरियड था पेंटिंग का जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का। वो था अंडर महाराजा जसवंत सिंह। उनका रूल था 1638 से 1678 के बीच में, मिड 17th सेंचुरी ईयर यहाँ पर दिए हैं। तो इस टाइम पर एक ट्रेंड ये था कि डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग को पोर्ट्रेचर और कोर्ट लाइफ के डिपिक्शन के साथ, मतलब पेंटिंग्स को डॉक्यूमेंट कैसे करा जाए कि कोर्ट लाइफ को दिखाकर, पोर्ट्रेट्स को दिखाकर। और ये जो थी वो उनके महाराजा जसवंत सिंह के अंडर में कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी 1640 से। एंड इसने ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक था, सब्जेक्ट था अंटिल द एडवेंट ऑफ फोटोग्राफी। मतलब जब तक फोटोग्राफी नहीं है तब तक ये बहुत ही प्रोमिनेंट सब्जेक्ट था कि डॉक्यूमेंटेशन करना कोर्ट सीन्स को रियल लाइफ सीन में। तो मतलब आप समझ जाइए कि जो हम फोटोज़ क्लिक करते हैं उसका ही पेंटिंग फॉर्म में। तो बहुत सारे पोर्ट्रेट्स हमें जसवंत सिंह के देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो वल्लभा कल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे, श्रीनाथ जी के कल्चर की तरफ। तो वो कृष्णा रिलेटेड थीम्स को भी काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज करते थे। भागवत पुराण वगैरह जो थी वो बहुत ही प्रोमिनेंट थी। भगवत पुराण जो थी वो काफ़ी वल्लभाचार्य की बहुत ही प्रोमिनेंट वो थी। तो उनके सक्सेसर थे अजीत सिंह। उनके ईयर था 1679 से 1724। वो 25 ईयर्स के बाद किंग बने थे, मतलब 25 साल तक औरंगज़ेब के साथ जंग लड़ते रहे। फाइनली फिर वो जीत गए। और इसमें एक बहुत ही लेजेंडरी वॉरियर वीर दुर्गादास राठौड़ ने जंग लड़ी थी, जिन्होंने फिर मारवाड़ को बहुत ही सक्सेसफुली वापस से कैप्चर कर लिया था औरंगज़ेब के अंडर से। तो दुर्गादास और उनके हीरोइज़म जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, सेलिब्रेट करने लगी थी। और अजीत सिंह के कोट्स में, उनकी पोएम्स में, पेंटिंग्स में, तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। तो दुर्गादास जो थी वो दुर्गादास घोड़ा राइड करते हुए, ऐसे पोर्ट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। जोधपुर का सबसे लास्ट इनोवेटिव जो फेज़ था वो हुआ था राजा मान सिंह के रेन के साथ 1803 से 1843। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट सेट्स इस टाइम पर पेंट करे गए थे, जैसे रागमाला रामायण टेक्स्ट की पेंटिंग्स 1804 में, ढोला मारू पंचतंत्र 1804 में, शिव पुराण, रामायण पेंटिंग्स जो थी वो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होती थी क्योंकि जो आर्टिस्ट जो थे वो जो पेंट करते थे वो जोधपुर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से राम के अयोध्या को पेंट करते थे। आप समझ रहे हो, जो जोधपुर पेंटिंग्स है इसमें हमें जो रामायण की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, रामायण के एपिसोड्स से में, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि राम की जो अयोध्या इन्होंने जैसे बताई गई है वो एक्चुअली में उन्होंने कैसे डिपिक्ट करी है। जो आर्टिस्ट जोधपुर के बारे में जानते थे, आप समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने राम की अयोध्या को जोधपुर के साथ कंपेयर करके दिखाया है। तो हमें इस पेंटिंग में जो अयोध्या दिखती है वो एक्चुअल में अयोध्या नहीं होगी, वो जोधपुर के हमें सीन्स और इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हमें जो जितना भी जैसे पेंटिंग्स में बाज़ार, लेन्स, गेटवेज वगैरह वो देखने को मिलते हैं, वो सभी जोधपुर के थे, अयोध्या के नहीं थे। तो ये जो है वो हर स्कूल के लिए ट्रू है, लेकिन जहाँ पर लोकल आर्किटेक्चर जो है वो कृष्ण, राम, इनकी स्टोरीज़ के साथ हमें देखने को मिलता है। तो मतलब ओरिजिनल जो है, जैसे अयोध्या ओरिजिनली ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से उसका सेटअप होगा जैसे जोधपुर का था, उसी तरीके से बाज़ार होंगी, उसी तरीके से लेन्स होंगी, लेकिन ये चीज़ हमें हर उसमें देखने को मिलती है कि लोकल कल्चर, लोकल आर्किटेक्चर जो है वो हमें ये एपिक्स के साथ बहुत ज़्यादा दिखती है। ये है ढोला एंड मारू जोधपुर 1810, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। ये ढोला मारू जो है वो बहुत ही फेमस पॉपुलर थीम थी, और ये आई थिंक आगे ढोला मारू की पेंटिंग हम लोग पढ़ने वाले हमारे कोर्स स्टडीज़ में। मान सिंह जो थे वो नाथ संप्रदाय के फॉलोअर थे,
और पेंटिंग्स जो थी वो नाथ गुरुज़ की कंपनी में सर्वाइव करती है, मतलब मान सिंह नाथ गुरुज़ के साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें उसके साथ काफ़ी सर्वाइव करती कि ऐसी पेंटिंग्स जो वो मान सिंह और नाथ गुरुज़ बैठे हैं और उनको पेंट करा हुआ है। एक सेट है नाथ चरिता 1824 में, इसको भी पेंट करा गया था जोधपुर स्कूल में। मारवाड़ पेंटिंग्स के पीछे हमें इंस्क्रिप्शंस जो है वो इतनी ज़्यादा रिवील नहीं करते जितना जैसे बूंदी स्कूल में करते थे, हमने प्रीवियस जैसे वीडियो में डिस्कस करा था। तो पेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देखने को मिलती है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। बहुत कभी कभी डेट्स हमें देखने को मिल जाती है, कभी बहुत ही रेयरली आर्टिस्ट का नाम या फिर जहाँ पर वो बनाई गई है वो मेंशन मिलती है। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी वो ओरिजिनेट हुई थी उसके फॉर्मल कैपिटल आमेर से, ठीक है, जो कि सभी राजपूत स्टेट के के कंपैरिजन में मुगल्स के स्टेट से सबसे ज़्यादा पास था आमेर, ठीक है, जो कि आगरा और दिल्ली के सबसे पास था। जयपुर के जो रूलर्स है बहुत ही लंबे टाइम से उन्होंने मुगल्स के साथ अपने अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं और इस वजह से आमेर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें उसकी एस्थेटिक्स पे मुगल का देखने को मिलता है। जैसे राजा भरमल जो थे जिनका रूल था 1548 से 1575, राजा भरमल की बेटी जो थी उनकी शादी हुई थी अकबर से, ओके, और उनके जो बेटे थे भगवंत दास वो भी अकबर के काफ़ी करीबी दोस्त थे और भगवंत दास के बेटे जो थे वो अकबर के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जनरल थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज रिलेशन आमेर के राजाओं का था मुगल्स के साथ। सवाई जय सिंह जो थे वो बहुत ही उनका रूल का टाइम था 1699 से 1743, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रूलर थे और उन्होंने एक नई कैपिटल सिटी इस्टेब्लिश करी थी जयपुर, राजा सवंत जय सिंह के नाम पे जयपुर, ठीक है, उन्हीं के नाम पे 1727 में जयपुर इस्टेब्लिश करा था और इस वजह से आमेर जो थी वो उनकी कैपिटल शिफ्ट होकर आमेर से जयपुर बनी थी। तो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी वो उनके रूल के अंडर काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई और एक वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट स्कूल की तरह इमर्ज हुई। कोर्ट रिकॉर्ड्स ये रिवील करते हैं कि कुछ मुगल पेंटर जो थे वो दिल्ली से भी आते थे और फिर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का जयपुर एटेलियर का एक पार्ट बन के यहाँ पर पेंटिंग्स करते थे और उन्होंने बहुत ही एमिनेंट क्राफ्ट्समैन और ऐसे आर्टिस्ट जो थे जो जयपुर में सेटल होते थे उनको एक सूरत खाना की तरह ऑर्गेनाइज करा था, वो जगह जहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी और स्टोर करी जाती थी। जैसे मंडी और सूरत खाना बहुत कुछ एक जैसे, लेकिन उनका रोल अलग अलग होता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एक पेंटिंग वर्कशॉप टाइप यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। सूरत खाना यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश करा था। तो वो वैष्णवाई सेक्ट की तरफ काफ़ी ड्रॉन थे, विष्णु के बहुत ही भक्त थे और उन्होंने जो राधा और कृष्णा की थीम्स पे अगेन बहुत सारी पेंटिंग्स को कमीशन करा है। आर्टिस्ट जो थे उनकी रेन के टाइम पे उन्होंने रसिक प्रिया, गीता गोविंद, बारामासा, रागमाला, इनके इसमें काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स करी और यहाँ पे एक फीचर हमें देखने को मिलता है कि इन सभी के टाइम पे जो भी मेन हीरो था वो किंग से मिलता जुलता था, ठीक है, मतलब जैसे गीता गोविंद है, गीता गोविंद का एक्चुअल कौन वो होगा कृष्णा के ऊपर पेंटिंग्स होंगी या वो होगी, लेकिन जो मेन हीरो होते थे पेंटिंग्स के उनको कहीं ना कहीं किंग की तरह बनाया जाता था। पोर्ट्रेट पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और साहिब राम जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर जो थे पोर्ट्रेट पेंटर थे। मोहम्मद शाह जो थे वो एक और आर्टिस्ट थे, तो ये से कुछ आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ये देख सकते हैं द आर्ट ऑफ गोडुली जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की 1780, ये भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कनेक्शन। हम देख सकते हैं कितने सारे फिगर्स आर्टिस्ट ने पेंट करे हैं एंड ईच फिगर हम देख सकते हैं उन्होंने पूरी डिटेल दी। देखिए एक फिगर के हमें हर उसमें देखने को मिल सकता है उनकी पूरी फेस एंड कपड़े, चुनरी, लहंगा वगैरह। यहाँ पर भी ऊपर भी मतलब आप देख सकते हैं किस डिटेल के साथ इसको पेंट करा है। सवाई ईश्वरी सिंह जो थे जिनका रूल था 1743 से 1750 तक, उन्होंने इसी नाम के अंदर इसी तरीके से अपना पेट्रोनेज दिया, आर्ट को इसी तरीके से पॉपुलराइज करा। रिलीजियस और लिटरेरी टेक्स्ट के बावजूद मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट उनको लेजर परस्यूट्स भी उन्होंने पेंट करे। लेजर परस्यूट मतलब जो वो जैसे वो एलिफेंट पे राइड कर रहे हैं, हंटिंग जा रहे हैं, एलिफेंट फाइट्स के ऊपर, तो जो उनको पसंद था उन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स को कमीशन करा है। सवाई माधव सिंह जो थे 1750 से 1767 था, उनका अट्रैक्शन था कोर्ट लाइफ की तरफ। वो कोर्ट लाइफ काफ़ी रिकॉर्ड करते थे कि वो बैठे हैं, उनके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं एंड
इस तरीके से कोर्ट लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी। 18th सेंचुरी में हुआ कि सवाई प्रताप सिंह के अंडर में 1779 से 1803 जिनका रूल था कि एक प्रीडोमिनेंट मुग़ल इन्फ्लुएंस जो था वो कम हुआ, एक जयपुर स्टाइल जो थे वो और भी ज़्यादा इंडिजिनस तरीके से डेवलप हो सकी, जो कि एक ब्लेंड था मुग़ल और इंडिजिनस स्टाइलिस्टिक फीचर्स का, वो इमर्ज हुआ। तो मुग़ल स्टाइल जो थोड़ा कम होकर इंडिजिनस स्टाइल भी थोड़ा सा पॉपुलर हुआ। ये एक सेकेंड थ्राइविंग पीरियड था जयपुर का प्रताप सिंह के अंडर में, और उन्होंने कम से कम 50 आर्टिस्ट को अपने अंडर एम्प्लॉय कर रखा था पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो वो एक स्कॉलर थे, पोएट थे, बहुत अच्छे राइटर थे, एक आर्डेंट फॉलोअर थे कृष्णा के। उनके टाइम के रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाई गई, रिप्रेजेंटेशंस, कोर्टली पॉम, स्प्लेंडर, लिटरेरी और रिलीजियस थीम जैसे कि गीता गोविंद, रागमाला, भगवत पुराण एक्सेट्रा, ये सब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। बाकी जगहों पर बहुत सारे कॉपीज़ प्रोड्यूस होने लगे थे, जैसे ट्रेसिंग के थ्रू, पाउंसिंग के थ्रू। तो अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत ही लैविश यूज़ होने लगा था गोल्ड का। तो जयपुर जो था वो हमेशा से लार्ज साइज़ फॉर्मेट्स और लाइफ साइज़ पोर्ट्रेट्स को ही प्रेफर करता था। गाइस, शुरू करते हैं हम हमारी स्टडीज़ के साथ। हमारी पहली है भगवत पुराण। ये जो है वो भगवत पुराण से सीन्स को बता रहा है। इसमें बहुत अलग अलग सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं लॉर्ड कृष्णा की लाइफ से और उनकी लीला, जो कि बहुत ही पॉपुलर थीम थी पूरे स्कूल्स में, चाहे वो बूंदी हो, कोटा हो, राजस्थान, चाहे वो किशनगढ़ हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, हर जगह कृष्णा थीम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। और ये पेंटिंग जो है वो अभी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली के कनेक्शन में है, जो कि एक डेमन, एक राक्षस शक्तासुरा की किलिंग के बारे में बताता है कि कैसे कृष्णा ने राक्षस शक्तासुरा को मारा था। इसका टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 1680 से 1690 है। ये भगवत पुराण का ये जो पेंटिंग है, ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है मालवा स्टाइल का, जहाँ पर जो स्पेस है, देखिए आप पूरे पेज पे जो स्पेस है उसको केयरफुली डिवाइड करा है, कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, और हर कंपार्टमेंट को हर एक उसको सेक्शन को एक अलग सीन, अलग एपिसोड दिखाने के लिए एक एपिसोड का अलग अलग सीन दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। तो हम अगर देखें, ठीक है, जैसे सेलिब्रेशन और फेस्टिवल के सीन जो है घर में, नंदा यशोदा की कैसे कृष्णा का ये बर्थ होता है, तो सेलिब्रेशंस होते हैं नंद यशोदा के घर में, तो वो फेस्टिवल का सीन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे ये बर्थ यानी फेस्टिवल, इस तरीके से अलग अलग सीन्स जो है वो हम देख सकते हैं। दैट इज़ लोअर लेफ्ट एंड अपर मिडल सेक्शन। लोअर लेफ्ट ये देखिए ये वाला, एंड अपर मिडल सेक्शन ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए, ये हाँ ये थोड़े से आई थिंक बाजे बज रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सभी चीज़ें ओके। और जो पेरेंट्स हैं नंद यशोदा, वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो चैरिटी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, गाय का दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। तो ये देख सकते हैं हम, आई थिंक ये यहाँ पर यहाँ पर ये वाले सीन में कैसे गायों का दान कर रहे हैं वो ब्राह्मणों को, ओके। एंड बहुत सारा फूड जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। सेंट्रल सेक्शन में हम देख सकते हैं कितना सारा खाना प्रिपेयर करा जा रहा है यहाँ पर, ओके। एंड और हमें क्या देखने को मिलता है, विमेन जो है वो बेबी कृष्णा के ऊपर ऐसे देख रहे हैं, उनको बुरी नज़र से बचा रहे हैं। और नैरेटिव में हम ये भी देख सकते हैं कि कृष्णा कैसे फिर शक्तासुरा का जो कार्ट है, जो शक्तासुरा है उसको हराते हुए कैसे एक छोटी सी किक से उसको हरा के और उसको मार गिरा है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये यहाँ पर वो कैसे उनको बुरी नज़र से बचा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हुए हैं। यहाँ पे ओवर जॉय, वो खुश हो रहे हैं, गाय का दान कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे बहुत खाना बन रहा है, बड़ी उसमें रसोई जो जिसे बोलते हैं। यहाँ पे अगेन गाय का दान हो रहा है। और यहाँ पर कैसे कृष्णा जो है वो अपनी सिर्फ कार्ड से, छोटे से किक से ही पूरे राक्षस को हरा देते, मार देते। तो ये भगवत पुराण है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो कोर्स स्टडी में है वो है मारू रागिनी। अब देखिए ये वाली पेंटिंग थोड़ी अलग है। इसमें आपको क्या क्या देखना है कि किस तरीके से पूरे पेपर को पूरा जो सरफेस है उसको सेक्शंस में डिवाइड करा है, और कैसे अलग अलग एपिसोड के सीन इसमें एक सेक्शन में डिमार्केट करके दिखा है। अब देखिए ये वाली पेंटिंग थोड़ी सी अलग है, ये है मारू रागिनी, ओके। ये रागमाला पेंटिंग है मेवाड़ से। देखिए आपको हर उसमें आपको एक तो पेंटिंग का नेम एज इट इज़ जिसे कहते हैं टाइटल आपको याद रखना ही। मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ जिससे अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे ना अपनी पेंटिंग्स को तो बहुत क्विकली आप करेंगे। देखिए एक पेपर लीजिए, एक वो लीजिए, सबसे पहले लिखिए टाइटल। जैसे अगर हम इस पेंटिंग की बात करें, इसका टाइटल है मारू रागिनी। नेक्स्ट लिखिए टाइटल के बाद आर्टिस्ट, जैसे इसको कौन से आर्टिस्ट ने पेंट करा है,
आई थिंक या साहिबदीन, मारू रागिनी आर्टिस्ट साहिबदीन, प्लेस मेवाड़, टाइम 1628, ये हो गया, कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, ओके एंड यस इस तरीके से। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें हमारा टाइटल हो गया, प्लेस हो गया, डेट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, कलेक्शन हो गया, कलेक्शन मतलब अभी करंटली वो किसके कलेक्शन में। इसके बाद आएगा फिर इसके आपका एक थीम एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो थीम में आप क्या लिखेंगे, थीम में मैं बताती हूँ आप क्या लिखेंगे, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में पूरी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन। तो थीम में आप लिख सकते हैं कि two figures are riding a camel and the servants are around them walking them with a dog in the scene। इस तरीके से एक थीम लिख दिया, ओके। अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पूरा आपका आएगा कि ये ऊपर वर्ड्स लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर का होराइजन है, ये इस तरीके से ऐसा, ओके। अब हम देखते हैं पेंटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये मेवाड़ से पेंटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हमें दिखाया गया है आर्टिस्ट और पेट्रन जगह वगैरह के बारे में। मारू रागिनी और रागमाला सेट क्या है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। जो इंस्क्रिप्शन का इनिशियल पार्ट है वो हमें मारू रागिनी के बारे में बताता है, जिसमें मारू जो है वो एक रागिनी है और राग जो मेन राग है वो है रागा श्री, ठीक है। तो श्री राग की रागिनी मारू, मतलब जो दो राग का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मेल राग है राग श्री और फीमेल राग है राग मारू, ओके। उनकी फिजिकल ब्यूटी बताता है इस इंस्क्रिप्शन में, और कितना मतलब उनकी ब्यूटी का कितना इफेक्ट इसके ऊपर, मतलब राग श्री के ऊपर जो मेल है उनके ऊपर पड़ा है, वो कितने ज़्यादा मोहित हो गए हैं उनकी ब्यूटी से। जो लैटर हाफ है, मतलब जो बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा जो है, ऊपर के आधे में तो हमें इतना सब पता चल रहा है कि कौन सी राग है और क्या हो रहा है। सेकेंड हाफ में हमें इसके बारे में इम्पोर्टेंट एविडेंस कैसे पता चलता है। जो सेकेंड हाफ है वो इस तरीके से रीड करता है, देखिए। संवत 1685 वर्षे असो वड़ नौ राणा श्री जगत सिंह राजेन उदयपुर माधे लिखितम चित्तरा साहिबदीन बचन हरा ने राम राम। ये देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख रहा है ये संवत 1685 वर्षा माधो, ये देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, असोवाद नौ राणा, ये पूरी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। इसमें लिखा है कि संवत 1685 जो कि ईयर 1628 है, उसमें साहिबदीन, जिनको चित्रा की तरह रेफर करा गया, मतलब आर्टिस्ट, उनका मतलब जो कुछ आर्टिस्ट की तरह से, तो उन्होंने द एक्ट ऑफ पेंटिंग मतलब लिखितम, तो आर्टिस्ट साहिबदीन ने इसको पेंट करा है, इसको क्यों लिखितम का यूज़ क्यों करा है? लिखितम इसलिए, लिखितम का लिटरल मतलब होता है लिखा हुआ, लेकिन इसीलिए क्योंकि ये मतलब इतना ज़्यादा पावर, इतना इसके साथ पेंट करना कि उसका इक्विवेलेंस लिखे हुए के साथ आ जाए, मतलब हर चीज़ सिर्फ एक पेंटिंग में पूरा लिखा हुआ कवर हो जाए, इस तरीके से उसका इक्विवेलेंस इसमें डिस्क्राइब करा हुआ है। तो इसीलिए आर्टिस्ट साहिबदीन ने ईयर 1628 में इसको पेंट करा है, ओके। मारू जो है वो रागा श्री की एक बेलवेट की तरह इसमें बताया गया, और ये ढोला मारू की थीम के ऊपर ही पॉपुलर अपील है। ढोला मारू एक बैलेट थी जो कि फोकलोर और ओरल ट्रेडिशन में इस रीजन के बहुत ज़्यादा फेमस है, मेवाड़ रीजन में। ढोला मारू क्या बारे में? ढोला मारू एक प्रिंस के बारे में है, जो कि प्रिंस का नाम होता है ढोला और एक प्रिंसेस होती है मारू, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, उनको एक नहीं हो पाते, और फाइनली फिर वो एक साथ होके चले जाते हैं। तो जो उनके इविल रिलेटिव्स होते हैं उनको एक साथ नहीं होने देते हैं, वॉर, बैटल्स, ट्रेजेडीज़ वगैरह, इन सब की वजह से तो ये लोग नहीं हो पाते, और फिर इस वजह से वो लोग सब कुछ छोड़ के एक साथ एक ऊँट के ऊपर भागकर चला जाता है। तो ये ढोला और मारू जो है वो बहुत ही पॉपुलर थीम है, फोकलोर स्टोरी है, और ये मारू रागिनी पेंटिंग जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। हमने ऊपर, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं ये ढोला मारू, ये देखा हम देख सकते हैं कि कितना रिजेम्बलेंस हमें दोनों में पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। तो ये ढोला मारू थीम के ऊपर ही मारू रागिनी को पेंट करा गया है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, जो हमने पढ़ा था रिमेंबर बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। राजा अनिरुद्ध सिंह जो थे वो उनके वो थे, एंड ये सक्सेसर थे राजा राव भाव सिंह के। बहुत ही
कम ऐसी रिमार्केबल पेंटिंग्स होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत सर्वाइव करता है, और बूंदी स्कूल हमने पढ़ा है कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है। तो राजा अनिरुद्ध सिंह की पोर्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके आर्टिस्ट है तुलसी राम, इन्होंने पेंट करा था 1680 में। ये एक आर्टिस्ट के परसेप्शन को पेंट करते हैं, मतलब आर्टिस्ट के परसेप्शन, स्पीड के बारे में हमें बहुत कुछ इस पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक घोड़ा एक मोशन में है, और मतलब बिना फोरग्राउंड के, देखिए आप देख सकते हैं पूरा जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से प्लेन है, डार्क कलर का बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद आर्टिस्ट तुलसी राम जो है वो घोड़े की स्पीड और मोशन को कैप्चर कर पाए। देखिए उनके मुड़े हुए पैर घोड़े के, और उसके एक्सप्रेशन, कैसे वो रेन को खींच के पकड़ के रख रहे हैं, उनकी पूंछ, और ये फ्लो के किस तरफ, हवा का फ्लो के मतलब किस तरफ वो पूरा उड़ रहा है, मतलब इससे पूरी तरीके से बिना किसी बैकग्राउंड, बिना किसी हेल्प के उन्होंने पूरी एक स्टैटिक पेंटिंग को ऐसे दिखा है कि जैसे वो मोशन में है, कि वो समझ आ रहा है कि जो घोड़ा है वो हाई अप एयर में ऐसे गैलोपिंग करते हुए, मतलब जंप लगाते हुए दिख रहा है। तो ग्राउंड विजिबल नहीं है ये नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद वो मोशन कितनी क्लियरली विजिबल है। तो ऐसी पेंटिंग की वैल्यू जो है वो ये है कि वो स्टिल पोर्ट्रेट्स को पूरे नैरेटिव में पेंट कर देती है। मतलब ये है एक स्टिल पोर्ट्रेट है, लेकिन इस वजह से हम पूरी एक नरेशन टाइप हो गया कि राजा अनिरुद्ध सिंह हारा जो है वो घोड़े में हवा में छलांग लगाते हुए उनका घोड़ा ऐसा छलांग, तो इस तरीके से वो नरेशन में हो गया। जो तुलसी राम के नाम है और प्रिंस कंवर यानी अनिरुद्ध सिंह जो है वो पेंटिंग के पीछे इंस्क्राइब दिख रहे हैं, लेकिन फ्रंट में नेम जो हमें दिख रहा है वो है भरत सिंह। ठीक है, भरत सिंह जो थे वो राव छत्रसाल के सबसे यंगेस्ट बेटे थे, वो हमें आगे आगे की तरफ इंस्क्राइब दिख रहा है, पीछे की तरफ अनिरुद्ध सिंह और तुलसी राम जो है वो इंस्क्राइब्ड हमें दिख रहे हैं। तो कुछ लोग ये इस ओपिनियन के हैं कि जो वो ये जो है वो यंग अनिरुद्ध सिंह के का डिस्क्रिप्ट उसके बारे में बताता है कि मतलब इसके पहले अनिरुद्ध सिंह राजा बने उसके पहले की ये पेंटिंग है, उसके पहले का डिपिक्शन है। तो ये पेंटिंग नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में। अगेन गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ पूरे पैराग्राफ को किस तरीके फॉर्मेट से, सबसे पहले टाइटल राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, आर्टिस्ट तुलसी राम, डेट 1680, प्लेस बूंदी, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, थीम a figure galloping on the horse in high up in the air, ये थीम हो गई। इसके बाद आप पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि एक इसका बैकग्राउंड देखिए, डार्क बैकग्राउंड है, डिटेल्स के बारे में, वाइट हॉर्स है, राजा ने भी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किस तरीके से मोशन दिख रहा है पिक्चर में, दो इट इज़ अ स्टिल, कोई बैकग्राउंड ना होने के बावजूद, ये सारी डिटेल्स जो है फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए। गाइज आप अगर आंसर्स भी ऐसे लिखेंगे ना आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही क्विकली हो जाएगा। मतलब एक पूरा पैराग्राफ की बजाय इसको ब्रेकअप करके एंड इस तरीके से उसकी डिटेल्स लिखिए। चौगान प्लेयर्स, देखिए मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आपको डेकनी स्कूल में भी एक चांद बीबी प्लेइंग पोलो, हम जब डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको एक बहुत ही सिमिलर सी पेंटिंग दिखेगी, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हुएगा। पेंटिंग को ध्यान से देख लीजिए, दोनों पेंटिंग्स का थीम बहुत कुछ एक जैसा है कि मतलब ऐसे खेल रहे हैं, लेकिन आपको पेंटिंग ध्यान रखना पड़ेगा। वो हो सकता है पेंटिंग दे दे एंड फोटो देकर एंड आपसे पूछ ले कि विच पेंटिंग इज दिस, तो आपको दोनों ऑप्शन दे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चौगान प्लेयर्स वाली पेंटिंग कौन सी है एंड चांद बीबी प्लेइंग बॉलीवुड पेंटिंग कौन सी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि विच पेंटिंग इन द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज सिमिलर टू चांद बीबी प्लेइंग पोलो ऑफ द डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो उसका नाम आ जाएगा आपका चौगान प्लेयर्स, क्योंकि दोनों में जो क्वींस हैं राजकुमारी और उनकी जो बाकी जो उनके साथ जो कंपेनियंस हैं वो पोलो खेल रही हैं। ये पेंटिंग जो है वो एक प्रिंसेस के बारे में है, प्रिंसेस जो है वो पोलो खेल रही है, पोलो का हिंदी नाम चौगान, अपने कंपेनियंस से। तो टाइटल इज चौगान प्लेयर्स, आर्टिस्ट इज दाना, प्लेस इज जोधपुर या स्कूल या जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड अंडर मान सिंह एंड ईयर इज़ 1810। ठीक है, तो ये मतलब हो सकता है कि मेन कोड से हो ना हो, क्योंकि एक बहुत ही स्टाइलिस्टिक इन्फ्लुएंस बहुत सारे स्कूल का इतना ज़्यादा ये नहीं इसमें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मुगल स्कूल या वो जिस तरीके से विमेन को डिपिक करा हुआ है, या डेकनी जिस तरीके से हॉर्स को डिपिक करा हुआ है, तो हॉर्स को जिस तरीके से डिपिक करा है वो थोड़ा सा डेकनी स्कूल जैसा है, विमेन को डिपिक करा है वो थोड़ा सा मुगल स्कूल के जैसा है। बूंदी और किशनगढ़ का जो है वो फेशियल फीचर्स में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितने अलग अलग स्कूल्स का
हमें एक मिलता है बूंदी, किशनगढ़, मुगल, डेकनी। इनफैक्ट ये फ्लैट सरफेसेस ये जो है ये भी बूंदी और किशनगढ़ स्कूल के ही है। जो पेंटिंग है उसके ऊपर एक लाइन इंस्क्राइब करी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक लाइन में कुछ लिखा हुआ है और वो लाइन में क्या लिखा है कि ब्यूटीफुल मेडन्स ऑन हॉर्स बैक्स प्लेइंग। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सुंदर जो रानियाँ मेडन्स है वो घोड़े के ऊपर एक खेल खेल रही है घोड़े पर बैठकर। ओके, ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में। तो देखिए कितने के लिए हमने टाइटल, आर्टिस्ट, प्लेस या फिर स्कूल ऑफ पेंटिंग, डेट एंड इस तरीके से थीम एंड डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से कलेक्शन, इस तरीके से हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है कृष्णा स्विंगिंग एंड राधा इन सैड मूड, या फिर इसका एक और नाम है कृष्णा एंड राधा ऑन अ स्विंग, कृष्णा एंड राधा ऑन अ स्विंग। तो ये इसका एक और नाम इस तरीके से भी आ सकता है। ये पेंटिंग जो ये रसिक प्रिया से आपको याद होगा कि रसिक प्रिया हमने इसके चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि रसिक प्रिया जो है वो केशव दास की बनाई गई एक पेंटिंग है। रसिक प्रिया जो है वो एक टेक्स्ट है जिसको केशव दास ने लिखा था, और केशव दास जो थे वो ओरछा के राजा के अंदर एक कोर्ट पोएट थे। तो ये रसिक प्रिया ही टेक्स्ट का एक पार्ट है, क्योंकि और इसमें हमें डेट और नाम, आर्टिस्ट का नाम जो है वो क्लियरली देखने को मिलता है। सो टाइटल हमने देख लिया है, ईयर है इसका 1683, आर्टिस्ट है नूरुद्दीन, और स्कूल है बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो नूरुद्दीन ने 1674 से 1698 तक बीकानेर में काम करा था। ये एक स्टार्क और सिंपल कॉम्पोजिशन को हमें बताता है कि जिसके जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही मिनिमल सा है, रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लियरली दिख रहा है, लैंडस्केप के एलिमेंट्स हम क्लियरली देख सकते हैं, जो भी बुशेस वगैरह बनाई हुई है बहुत ही मिनिमल से फीचर्स है, लेकिन डिटेल में हमको यहाँ पर दिख रहा है। पूरी पेंटिंग जो है अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए पहला वाला पार्ट है, इसमें दोनों, ये देखिए दोनों कृष्णा है, ऊपर वाले भी कृष्णा और राधा है, नीचे वाली भी कृष्णा और राधा, लेकिन ये 2 अलग अलग सीन्स को उन्होंने एक ही उसमें डिपिक्ट करा, कोई बहुत ही क्लियर डिमार्केशन दोनों में नहीं करा है। कैसे, इसमें इन्होंने बहुत ही सॉफ्ट एक माउंट का यूज़ करके डिमार्केशन करा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब ये एक पिक्टोरियल प्रॉप की तरह यूज़ करता है जिसमें अर्बन सेटिंग और एक ट्री लेडन कंट्री साइड, ये एक अर्बन सेटिंग है और ये कंट्री साइड, ये दोनों सीन्स का इसमें यहाँ पर उन्होंने डिमार्केशन करा है। अब देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हमें थोड़ा सा एक आर्किटेक्चरल डिपिक्शन दिख रहा है कि एक महल जैसा दिख रहा है, जिसमें कृष्णा जो है वो एक स्विंग पे बैठे हैं और ये राधा जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं। दोनों में ऊपर वाले में कृष्णा के कपड़ों का कलर रेड है और नीचे येलो है, दोनों में राधा के कपड़ों का कलर जो है वो येलो ही है। ओके, अभी इसका मतलब क्या है, देखिए पहले हम पेंटिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। आप पूरी पेंटिंग में देख लीजिए, ऊपर कृष्णा स्विंग पर है, नीचे इधर बैठे हुए हैं, टोटल इसमें 5 फिगर्स हैं। नीचे आप पेड़ ब्रशेस देख सकते हैं, यहाँ पर एक महल आर्किटेक्चर जैसा एक वो देख सकते हैं। ये हमने इसकी पेंटिंग का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देख लिया बैकग्राउंड का। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो अर्बन सेटिंग्स का है, इंडोर्स में है, और नीचे वाला जो है वो आउटडोर्स में और ट्री वाली जैसी सेटिंग्स का है। तो अब नैरेटिव देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। अब ये इसकी स्टोरी क्या है, देखिए अपर सेक्शन में कृष्णा जो है वो स्विंग पे उसमें बैठे हुए हैं और वो एक गोपी की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट राधा, सॉरी, आई एम सॉरी, दिस हैज़ बीन अ मिस्टेक। यहाँ पर बस एक मिस्टेक हुई है कि दोनों राधा नहीं है, ऊपर वाली जो है वो एक गोपी है। सो कृष्णा स्विंग पे बैठ के गोपी के साथ अपना टाइम स्पेंड करे और इस तरीके से करे। अब ये राधा इस सीन को देख लेती हैं एंड राधा जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से जेलस हम कह सकते हैं हो जाती है, या फिर राधा जो है वो बुरा मान के और फिर वो जंगल में चली जाती है, कंट्री साइड में चली जाती है, पेड़ के नीचे बैठ के अलोन टाइम के लिए। तो कृष्णा इस बात को देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यार राधा बुरा मान गई है, तो वो राधा को मनाने के लिए फिर कंट्री साइड आते हैं। अब राधा और कृष्णा जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करते, राधा मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं तो तुमसे बात नहीं करूँगी। तो वो जो है उनकी फ्रेंड होती है, उनकी सखी होती है राधा की, तो वो करती कि चलो ठीक है, इनकी अब हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। तो वो एक मैसेंजर की तरह काम करती है, पैसिफायर की तरह काम करती है। तो राधा की जो फ्रेंड है वो कृष्णा के पास आके बताती है कि यार देखो राधा बहुत दुखी है तुमने जो करा है, और वो कृष्णा को बोलती हैं कि आप प्लीज़ जाकर राधा को मनाइए। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में झगड़ा ख़त्म करने के लिए, तो आप वापस में एक छोटे में बता देती हूँ, कृष्णा ऑन स्विंग, ये गोपी से बात कर रहे हैं, महल, ये आर्किटेक्चर, ये अर्बन सेटिंग दिखा रहा है यहाँ पर। ये चीज़ ज़्यादा देख लेती है, वो बहुत उनको बुरा लगता है, तो वो कंट्री साइड आ जाती है कि कृष्णा गोपी से बात करे, एक जेलस फील करते हुए ग्रीफ के साथ। तो
तो कृष्णा उनको बनाने के लिए कंट्री साइड आते हैं। यहाँ पर राधा की फ्रेंड जो होती है वो उन दोनों के बीच में पैसिफाई करने के लिए मैसेंजर की तरह काम करती है, और वो कृष्णा को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ जाके राधा को मनाओ और उनको वापस से खुश करो। तो ये पूरी पेंटिंग है, 5 फिगर्स है। ओके, ये भी कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है बनी ठनी। बनी ठनी बहुत फेमस पेंटिंग है, और इसकी एक खास बात ये है कि ये इससे रिलेटेड बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडियन पोस्टल स्टैम्प में बनी ठनी जो है वो बनी गई है। आप जाकर सर्च कर सकते हैं बनी ठनी ऑन इंडियन पोस्टल स्टैम्प। तो एक ऐसा पोस्टल स्टैम्प भी निकला था जिसमें ये वाली पेंटिंग को उसके ऊपर लगाया गया था। सावंत सिंह जो थे वो कृष्णा राधा के ऊपर ब्रज भाषा में बहुत सारी पोएट्री करते थे, और पोएट का नाम था उनका नागरीदास। मतलब उनका रियल नेम तो सावंत सिंह था, लेकिन उनका पोएटिक नेम जो जिस नाम से वो पोएट्री कंपोज करते थे वो था नागरीदास। तो एक ऐसा था कि उनके कोर्ट में एक बहुत ही यंग सी सिंगर थी जिसके प्रति वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब एक लव स्टोरी टाइप थी कि वो एक राजा थे और उनकी एक यंग सिंगर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी ब्यूटी की तरफ ज़्यादा ही अपार्ड थे। तो उनको टाइटल दिया था बनी ठनी। बनी ठनी मतलब हमेशा बन ठन के फैशन में रहने वाली, मतलब सजी हुई और एलिगेंट सी, और उनकी ब्यूटी बहुत ही अनपैरेलल्ड, किसी और की इतनी सुंदर नहीं हो सकती। तो वो राज सिंह की वाइफ की एक अटेंडेंट थी, मतलब एक राज सिंह थे उनकी वाइफ की एक दासी थी वो, और वो बहुत ही अच्छी पोएटिस्ट थी, बहुत ही अच्छी डांसर थी, बहुत ही अच्छी सिंगर थी। तो बनी ठनी जो थी, सावंत सिंह की जितनी भी पोइट्री होती थी, जो भी कविताएं वो लिखते थे, वो बनी ठनी को याद में रख के लिखते थे। तो वो राधा कृष्णा का लव सेलिब्रेट करते हुए, तो वो अपनी पोयम बिहारी जस चंद्रिका में भी लिखते हैं, जो निहाल चंद की ये पेंटिंग है बनी ठनी, ये इसका एक बेसिस बन जाता है। तो निहाल चंद की जो पेंटिंग बनी ठनी है वो उन्होंने कहाँ से लिए, सावंत सिंह की पोयम बिहारी जस चंद्रिका से। ठीक है, तो इसमें पोएट्री और पेंटिंग का एक ब्लेंड हमें होते हुए दिख रहा है। तो वो सावंत सिंह जो है, क्योंकि झगड़े वगैरह कुछ थे उनका फैट्रिसाइडल उनके भाइयों के साथ, और ये था इस वजह से वो उनको थ्रोन छोड़ना पड़ा, और फिर फाइनली ऐसा हुआ कि 1757 में वो वृंदावन चले गए बनी ठनी के साथ, वहीं पे जाकर रहने लगे। अब हम एक बार हमने इसकी बैकग्राउंड देख लिया, अब इसके फीचर्स देखिए। सबसे पहले बैकग्राउंड जो था वो डार्क है, प्लेन डार्क बैकग्राउंड है। अब इसमें आप फीचर्स देख सकते हैं, ओढ़नी जो स्टाइल है वो ट्रांसपेरेंट है, आईब्राउज आप आर्च्ड देख सकते हैं। हम ज्वेलरी आप ध्यान रखिए, इसकी आईज़ को देखिए, किसी हाफ क्लोज्ड है, मतलब एकदम सुंदर सी आंखें बनाई गई हैं। नोज़ और इलोंगेटेड है पूरा फेस, और फिगर भी काफ़ी स्लिम सा है। वेस्ट जो पिंच्ड है, पिंच वेस्ट मतलब आप देख सकते हैं कमर कितनी पतली है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट। लंबे खुले बाल है, बालों के यहाँ पर ऐसे कर्ल्स बनाए हुए हैं, हमें उसके थ्रू भी ज्वेलरी पूरी मोती की पर्ल ज्वेलरी देखने को मिल रही है। एक हाथ से उन्होंने अपनी ओढ़नी पकड़ रखी है, दूसरे हाथ में उनकी लोटस बड है, एंड हाथों में उन्होंने रेड कलर का आलता लगाया हुआ है, एंड उन्होंने ऑरेंज कलर सा एक ब्लाउज़ पहना है, चुन्नी के ऊपर भी गोल्डन कलर से कुछ हमें डिज़ाइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं दिख रही है। मतलब ट्रांसपेरेंट चुन्नी है, लेकिन प्लेन चुन्नी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइंस बने हुए, और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ज्वेलरी वगैरह पहनी है, एक हाफ सी स्माइल करते हुए हैं, एंड बहुत ही डेलिकेसी के साथ ये पूरी पेंटिंग पेंट करी हुई है। ओके, तो जो किशनगढ़ स्कूल के जो फेशियल पेंटिंग्स आगे जाके दिखते हैं वो हमें बनी ठनी से डिराइव मिलती है, कि जो बाकी वुमेन को पेंट करा गया है उसमें बनी ठनी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है। अब जो आर्टिस्ट है निहाल चंद, उनको क्रेडिट करा गया है क्योंकि उन्होंने किशनगढ़ की फिजियोनमी को बहुत ज़्यादा दिया है। मतलब सावंत सिंह की फिगर्स और बनी ठनी को उन्होंने जो पेंट करा है वैसा ही किशनगढ़ की बाकी उनको भी बनाया गया है, बिल्कुल ब्रिलियंट कलर्स, लैंडस्केप बहुत अच्छे से। और बनी ठनी जो है वो उसने हमेशा सावंत सिंह और बनी ठनी को हमेशा कृष्णा और राधा की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। राधा का फेस जो है वो बनी ठनी का, वो उसमें मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये राधा है, बनी ठनी है, तो ये आप बहुत ऐसा नहीं बोल सकते, ये दोनों का रोल प्ले करिए, राधा भी है, ये बनी ठनी भी है जो सावंत सिंह के कोर्ट में वो करती थी, उनका रियल नेम हमें पता नहीं है। तो हम ये देख चुके हैं उनकी चिन, नोज़ वगैरह, कैसे उनके बाल कर्ल्ड बाल उनके वो हो रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पेंटिंग जो है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कलेक्शन में है। हमारी लास्ट पेंटिंग राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की है, रामा मीट्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट। ओके, ये पेंटिंग जो है वो रामायण की है, आर्टिस्ट है गुमान, टाइम पीरियड है 1740 और टू 1750 अप्रॉक्सीमेटली। ये कंटिन्यूस नैरेटिव का एग्जाम्पल है, एक क्लासिक एग्जाम्पल कैसे है,
ये हट्स हम देख सकते हैं, प्लेन हट्स है जिनको कहते हैं पर्ण कुटीर, ठीक है, जो बेसिक मटेरियल से बनाए हुए हैं। तो जैसे मड वुड वगैरह का यूज़ करके फुट हिल्स में यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे हिल्स वगैरह में बनाए हुए हैं। टोटल मैं आपको बता दूँ इसमें 49 फिगर्स ड्रॉ करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से टोटल 49 फिगर्स यहाँ तक हमें बने हुए दिख रहे हैं। रूरल सेटिंग है, वुड्स का सेटिंग है, थोड़ा सा जंगल जैसा हमें सेटिंग दिख रहा है, गुमान ने जो बनाया है। रामायण का एक एपिसोड इसमें हमें दिख रहा है कि ये स्टार्ट होता है लेफ़्ट से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे चलते जाता है यहाँ पे पूरा थ्रू होके, और यहाँ पर ये जो है वो ख़त्म होता है। तो रामायण के अकॉर्डिंग ये स्टोरी, मतलब पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, राम जो है वो जंगल छोड़ के आते हैं, तो भरत जो थे वो नहीं होते हैं। भरत जब राम छोड़ के राम जब अपने उसमें जाते हैं, एग्जाइल में जाते हैं, वनवास में जाते हैं 14 साल के, तो भरत जो थे वो नहीं होते। तो एक बार राम की फादर की, दशरथ की डेथ हो जाती है, तो उनकी मदर जो थी, भरत, उनके बेटे और उनकी मदर और उनकी तीनों माएँ जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, एंड मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो राम को याद करती है। तो वो वशिष्ठ के साथ, वशिष्ठ जो उनके गुरु होते हैं उनके साथ वो तीनों माएँ, ये देखिए कैकई एंड वो तीनों माएँ जो है वो राम से मिलने, भरत, तीनों माएँ और वशिष्ठ के साथ मिलने के लिए, राम से मिलने के लिए आते हैं और उनको परसुएट करने के लिए आते हैं कि आप वापस अयोध्या वापस आ जाओ, अब दशरथ की भी डेथ हो चुकी है। तो ये चित्रकूटा का सीन है, चित्रकूट में ये सेटिंग है, ठीक है। ये पेंटिंग शुरू होती है, मतलब तीनों माएँ जो है वो तीनों, अब ये देखिए ये तीनों माएँ, ये एक माँ है, ये तीनों माएँ अपनी बाकी भरत, लक्ष्मण, उनकी बीवियों के साथ मिलने के लिए आती हैं, राम से मिलने के लिए आती है, राम, लक्ष्मण और सीता से, और अपनी माँ को देखने के लिए। देखिए ये तीनों राम, सीता, ये सीता एंड लक्ष्मण, ये तीनों झुक के अपनी माँ का ऐसे वो कर रहे हैं, उनके आगे बो डाउन कर रहे हैं। कौशल्या जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि दशरथ की डेथ हो जाती है, और वो एकदम रोते हुए अपनी बेटे राम की तरफ ऐसे देखिए भागते हुए आती है। बाकी दोनों माएँ सुमित्रा और कैकई यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं, और ये देखिए ये सुमित्रा और कैकई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिर वो फिर दोनों बैठ के बातें करते हैं और दोनों सेजेस को, वशिष्ठ वगैरह को कहते हैं, दशरथ की डेथ के बारे में बात करते हैं। तो जब दशरथ की डेथ के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये देखिए जब सेज जो है वो बताते हैं कि दशरथ किस तरीके से उनकी डेथ हो गई, तो राम जो है वो दुखी होकर एकदम गिर जाते हैं, बहुत ही कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये सीन यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। सुमंता जो है वो सेजेस के पीछे खड़ी हुई दिख रही है, तीनों मदर्स जो है और उनकी वाइफ है लक्ष्मण की, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की तीनों वाइफ है वो सीता से बात करती हुई दिख रही है। देखिए ये सीन, ये तीनों माएँ और ये उनकी तीनों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की वाइफ जो है वो यहाँ पर सीता से बात कर रही हैं। ये सीन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये नैरेटिव एंड होता है कि जो पूरा के पूरा ग्रुप है वो पिक्चर से बाहर निकलते हुए दिखाया हुआ है। हर कैरेक्टर जो है उसको लेबल करा हुआ है, एक वर्ड्स लिखा हुआ है इसको डिपिक्ट करते हुए, जो कि अपर पोर्शन ऑफ पेंटिंग जो यहाँ पर पिक्चर में इंक्लूडेड नहीं है, और ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के कनेक्शन में। तो ये पूरा के पूरा देखिए सीन एग्जिट करते हुए सभी लोग वापस आ रहे हैं, और ये तीनों माई देखिए हर उसको लेबल करा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है कि कौन से क्या। ये वाइट कलर में जितनी भी दिख रही है तीनों माताएं हैं, सुमित्रा, कैकई और कौशल्या। ये ब्लैक में जो है वो देखिए हमें राम दिखाए हुए हैं, एंड राम एंड वो दिखाए हुए हैं वाइट, ये है लक्ष्मण, सीता, ये तीनों वाइफ्स। और इस तरीके से टोटल पूरे इसमें 49 फिगर्स हैं, रूरल बेसिक सेटिंग्स हैं, फ्लोरा हमें दिखने को मिलता है, बहुत ही वाइल्ड लाइफ अच्छी तरीके, सॉरी नॉट वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधे लश ग्रीन, आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कितनी डिटेल में इसको पेंट करा गया है। सो विद दिस वी एंड द चैप्टर राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। थैंक यू।